आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? क्या तुम्हारा दिमाग सही है? तुमने वो बेच दिया? अगर ऐसी बात है तो कॉम्पेंसेशन के तौर पर तुम्हें अब 10 लाख पैसे देने होंगे। जो सुन के इचवान के डैड हैरान रह जाते हैं। वो थोड़ा घबराते हुए उसे कहते हैं, 10 लाख तो बहुत ज्यादा है। एक येलो ग्रेड लो टियर स्पिरिट वेपन की कीमत तो मार्केट में बस 20,000 है। जिससे उसे और गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर रिलीज करता हुआ धमकी देता, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे नेगोशिएशन कर रहा हूं? जो सुन के इचवान से रहा नहीं जाता, वो उसे कहता है, अभी तूने क्या कहा? और आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके सामने उसके डैड आ जाते हैं और उसे रोकते हुए आदमी की शर्त मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं 10 लाख दे दूंगा, पर यह बहुत बड़ी रकम है जिसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। फिर वो वहां से जाने लगता है। जाते जाते वो गुस्से में कहता है, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, क्योंकि तुम अपने बेटे को डिसिप्लिन में नहीं रख पा रहे हो, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखाऊंगा। मैं तुम्हें पैसे इकट्ठे करने के लिए आधा महीना देता हूं। अगर तुम तब तक पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए तो उसके बाद जो भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। फिर वो पीछे मुड़ के वहां से जाने लगता है। जाते हुए उसका साथी इशारा करता है, तुम तो खत्म हो गए, मारे गए, कुछ इस तरह का। उनके जाने के बाद इचवान की मॉम परेशान होकर अपने हस्बैंड से पूछती है, अब हम क्या करेंगे? वो तो तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा, जाओ और जाके उससे अच्छे से भीख मांगो। उसका हस्बैंड कहता है, मैं बाद में उसके पास जाऊंगा, साथ ही उसके लिए कुछ पोर्क ले जाऊंगा और माफी मांगूंगा, हो सकता है वो माफ कर दे। तभी इचवान कहता है, आप टेंशन मत लो, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगा। उसके फादर ये सुन के उसे कहते हैं, तुम्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी शुरू से ही कोई गलती नहीं है। और अगर फ्यूचर में तुम किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करो तो अपने मॉम और डैड को जरूर बताना। तुम सब कुछ खुद हैंडल करने की कोशिश मत करना। जिससे इचवान हैरान रह जाता और सोचता है, मुझे सबसे पहले एक स्पिरिट वेपन हासिल करना होगा और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के पॉन्ड रेल्म में जाना होगा, फिर लियू जिंग का मेरे साथ कोई मैच नहीं होगा। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है। उसके कंधे पर हाथ रख के हौसला देते हुए पूछती है, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? लेकिन अभी अभी इचवान के मन में वही बात चल रही होती है कि सब सोचेंगे कि एक पिग बुचर के पास इतना कीमती फ्लावर कैसे आया। अब इचवान ने सोच लिया कि वो उनसे सच हमेशा के लिए नहीं छुपा सकता। उसने मुश्किल से घबराते हुए कहा कि वो नॉर्मल नहीं है, जिससे उसके माँ बाप चौंक गए और टेंशन में आ गए। उसकी माँ ने पूरी तरह गलत समझकर एक हैरान करने वाला नतीजा निकाला। बड़ी बड़ी परेशान आंखों से उसने अपने बेटे से पूछा, कहीं तेरा राज ये तो नहीं कि तुझे लड़कियां पसंद नहीं आती? ये बात सुनकर इचवान का चेहरा गुस्से में पत्थर जैसा हो गया। सपोर्टिव माँ बाप बनने की कोशिश में उसकी माँ ने धीरे से उसके गाल पर हाथ फेरा और कहा कि वो बहुत खुले दिमाग की है। उसने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुझे लड़के पसंद हैं, अपनी खुशी का पीछा कर। जबकि उसके डैड घबराकर बैकग्राउंड में हाँ में हाँ मिला रहे थे। उसकी मॉम ने फिर एक उलझन भरी सलाह दी, सब कुछ ठीक है, बस तू अपने डैड से दूर रहना। जिससे इचवान पूरी तरह परेशान हो गया। गुस्से में आकर इचवान ने साफ कह दिया कि उसे न तो लड़के पसंद हैं और न ही लड़कियां। आखिरकार उसने असली सच बताया, उसे एक दिमागी बीमारी है जो हर जिंदा चीज को सुअर की तरह दिखाती है। सीन तुरंत उसके नजरिए में बदल गया, उसकी बात की तस्दीक करते हुए, क्योंकि उसके माँ बाप अब दो चौंके हुए सुअर इंसान लग रहे थे। फिर अचानक उसके डैड ने इचवान को कंधों से पकड़ा और जोर से चिल्ला के कहा, तुम एक पेग बुचर हो, ऊपर से तुम्हें एक मेंटल कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग तुम सभी को सुअर की तरह देखते हो और मारना चाहते हो। अभी भी डैड के हाथों में पकड़े हुए इचवान ने सिर हिलाकर हाँ कहा। उसकी मां ने अब इस बेहतरीन मतलब को समझकर अपने पति की तरफ देखा। उसने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि हमारे बेटे की क्लास असल में कॉम्बैट टाइप है? पूरे यकीन और नए गुमान के साथ इचवान के डैड ने कंफर्म किया कि हाँ, वो सही कह रही है। सच निकलने के बाद उसका पूरा बिहेवियर बदल गया। उसने अपने बेटे इचवान से कहा कि उसके साथ आए। फैसला किया कि अब टाइम है उसे अपने असली स्किल्स सिखाने का। अंधेरी चांदनी रात के नीचे वो इचवान को एक लंबी पहाड़ी राह पर ऊपर ले जाता है। वह बताता है कि कई सालों तक पिग्स काटने के बाद उसने अपनी एक अलग पिग स्लेइंग नाइफ टेक्निक बनाई है। अब वो ये स्किल अपने बेटे को सौंपना चाहता है ताकि अगर उसकी जान कभी खतरे में पड़े तो वह खुद को बचा सके। इचवान उलझन में पड़ जाता है। वह अपने पिता को याद दिलाता है कि उसने पहले ही परिवार को 1 मिलियन के कर्ज में डुबो दिया है, फिर भी पिता उसे क्यों कुछ सिखाना चाहते हैं। युवान गंभीर चेहरे के साथ बेटे की ओर मुड़ता है। वह कहता है कि हाँ, 1 मिलियन बहुत बड़ी रकम है, लेकिन बेटे की सुरक्षा उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। उसका लेसन एक साधारण सोच से शुरू होता है। सबसे बड़े सिद्धांत हमेशा सिंपल होते हैं
और यही बात बिग स्लॉटरिंग पर भी लागू होती है। अपना क्लीवर एक्सपर्ट पकड़ में लेकर वो इचवान से कहता है, ध्यान से देखो, क्योंकि वह सिर्फ 3 मूव्स ही सिखाएगा। जैसे ही दोनों पहाड़ी की चोटी पर खड़े होते हैं, हवा में एक बेहद ताकतवर पर्पल एनर्जी फैल जाती है, जो आकाश में भूतिया ब्लेड्स का रूप ले लेती है। वो उसी ताकतवर ओरा से घिरा हुआ दोनों हाथों से क्लीवर ऊपर उठाता है। एक जबरदस्त स्ट्राइक के साथ वो नीचे की ओर एक तबाही मचाने वाला वार करता है। उस एक ही स्ट्राइक की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि लगता है जैसे जमीन ही फट गई हो और उस वॉइड के भीतर पूरा चांद और तारों से भरा आकाश दिखाई देने लगता है। नीचे खड़ा इचवान बस ऊपर घूरता रह जाता है, चेहरे पर पूरी दहशत और अविश्वास। वो पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है उस ताकत को देखकर जो उसके पिता, जिसे वह अब तक सिर्फ एक साधारण पिग बुचर मानता था, ने अभी दिखा दी। वार करने के बाद युवान शांति से अपने हक्का बक्का बेटे की तरफ मुड़ता है और अभी दिखाई गई टेक्निक का नाम बताता है। वो कहता है, यह है फर्स्ट स्ट्राइक फॉलिंग स्टार। बिना रुके युवान दूसरे नाइफ का ऐलान करता है। वो हवा में उछलता है, उसका क्लीवर साइन ब्लू एनर्जी से चमक उठता है। वो एक लचीली लेकिन ताकतवर घूमती हुई चाल से एक विशाल हॉरिजॉन्टल एनर्जी वेव छोड़ता है जो हवा को चीर कर निकलता है। यह वार इतना शक्तिशाली होता है कि कॉस्मिक वॉइड में दिख रहा चांद आधा कटता हुआ लगता है। अब भी पूरी तरह हक्का बक्का इचवान अपने पिता से चिल्लाकर पूछता है, वह ऐसे नामुमकिन कारनामे कैसे कर रहे हैं? ग्रेसफुली जमीन पर उतरते हुए युवान समझाता है कि यह बस एक भ्रम है। अटैक के असर से स्पेस ही टेढ़ा मोड़ा हो जाता है, जिससे रोशनी मुड़कर आंखों को धोखा देती है। चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान लिए वो अपने बेटे को तीसरा और आखिरी मूव दिखाने की तैयारी करता है। इस बार वो नाइफ का इस्तेमाल नहीं करता। वह अपने मुक्के में एक डरावनी रेड एनर्जी भरता है और फिर जोरदार डाउनवर्ड पंच मारता है, चिल्लाते हुए। उस आखिरी टेक्निक का नाम डिवावरिंग सन। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि एक विशाल चकाचौंध कर देने वाला गोल्डन लाइट का धमाका होता है, जिसकी रोशनी हर तरफ फैल जाती है। उस तेज रोशनी से बचने के लिए इचवान अपनी आंखें ढक लेता है। ओवरवेल्म्ड होकर वो अपने पिता से पूछता है, क्या सच में ये टेक्निक्स सिर्फ पिग्स काटने के लिए बनी है? आखिर किस तरह का पिग होगा जिसे मारने के लिए इतनी ताकत चाहिए? पिता बस कामली कहते हैं, ज्यादा सवाल मत पूछो। जो सीख रहे हो उसका इस्तेमाल तुम्हें एक दिन खुद समझ में आ जाएगा। नए जोश के साथ इचवान वादा करता है कि वह मेहनत से सीखेगा। फिर उसका पिता उससे पूछता है कि उसका पिग्स नाइफ कहाँ है। इचवान बताता है कि लिू जिंगलोंग से लड़ाई में वह टूट गया था। यह सुनकर उसका पिता अपना क्लीवर उसे थमा देता है और कहता है, फिलहाल इसी का इस्तेमाल करो। इचवान हथियार थामता है, लेकिन तुरंत ही उसके भारीपन से चौंक जाता है। सिर्फ उसे सीधा पकड़ने के लिए भी उसे मशक्कत करनी पड़ती है। पिता मुड़कर जाने लगते हैं और इचवान के मन में सवाल घूमने लगता है। आखिर उसके पिता सारी जिंदगी इतने भारी औजार से